अब आगे कोई बिना नॉक किए रूम में एंटर करता है। उसे सिर्फ आहार्य की बैग दिखती है। डोर खुलने की आवाज सुनकर इत्ती आहार्य को हल्का सा पुश करती है, जो कि उसे लगातार किस किए जा रहा था। आहार्य उसके होंठों को छोड़ता है, उसका एक हाथ अभी भी उसके गाल पर था। आहार्य फ्रस्ट्रेशन में अपनी नेक को टिल्ट करके पीछे देखता है। उस शख्स को देखते ही वो उसे घूरने लगता है। सामने खड़ा शिवाय भी उसे घूर रहा था। इसके अलावा कौन हो सकता है? आहार्य शिवाय को देखते हुए मन ही मन कहता है, ये आदमी मेरी बहन को इतनी वाइल्डली कैसे किस कर सकता है? जरूर ये पूरा दिन उसे इसी तरह से परेशान करता होगा। शिवाय आहार्य को घूरते हुए मन ही मन बोला। इत्ती जो अपनी सांस को स्टेबल करने की कोशिश कर रही थी, जो कंटिन्यू किस करने से अनस्टेबल थी। आहार्य के सामने से हटते ही जैसे ही उसकी नजर शिवाय पर जाती है, वो फिर से आहार्य के पीछे छुप जाती है, क्योंकि वो काफी अनकंफर्टेबल हो गई थी। अगर कोई और होता तो उसे इतना अजीब नहीं लगता, लेकिन सामने उसका भाई था। तुम्हें इतने भी बेसिक मैनर्स नहीं है कि किसी के रूम में एंटर करने से पहले नॉक करना चाहिए? हम्मम। आहार्य को जैसे ही इत्ती के हाथ अपने बैक पर फील होते हैं, वो शिवाय को घूरना छोड़ उससे बोला। शिवाय की गलती थी, बट उसकी आदत थी, वो इत्ती के रूम में बिना नॉक किए चला जाता था। और अभी भी वो इत्ती से ही मिलने आया था, बट उसे नहीं पता था कि आहार्य भी यही होगा। तुम दोनों नहीं आए थे, इसलिए मैं तुम दोनों को बुलाने आया था, क्योंकि नीचे सब वेट कर रहे हैं। शिवाय अपनी गलती न एक्सेप्ट कर कॉन्फिडेंस से बोला। और तुम ये जानते हुए कि नीचे तुम्हारी ही रिसेप्शन सेरेमनी है, तुम ये क्या कर रहे थे? शिवाय आखिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और बोल ही देता है। हालांकि वो उससे पूछना चाहता था कि क्या तुम पूरा दिन मेरी बहन को ऐसे ही परेशान करते हो? तुम्हारी कोई टाइमिंग नहीं है क्या? लेकिन इतनी थी, इसलिए उसने अपने शब्दों को बदल दिया। आहार्य उसे कुछ जवाब देता उससे पहले ही उसके पीछे छिपी इतनी जल्दी से बोली, भाई साहब वो मेरी आँख, हाँ मेरी आँख में कुछ चला गया था तो ये वही निकल रहे थे। ये बोलकर वो खुद में ही एक चैन की सांस लेती है, लेकिन अभी भी वो आहार्य के पीछे छिपी थी। उसके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो शिवाय को फेस करे। इस इंसान की वजह से अब मेरी बहन मुझसे झूठ भी बोलने लगी, बट अब मैं इसे सबक सीखा कर रहूंगा। शिवाय मन ही मन अपने प्लान के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगता है। उसको स्माइल करता देख आहार्य की आंख छोटी हो जाती है। उसे पता था कि ये ढीठ इंसान जरूर कुछ न कुछ प्लान कर रहा होगा। अच्छा, अब जल्दी से नीचे आ जाना। इतना बोलकर शिवाय वहां से चला जाता है, लेकिन आहार्य का इरिटेटेड फेस याद करके उसके दिल को ठंडक मिल रही थी। उसके जाते ही इत्ती आहार्य की बैक पर अपना सर पीटते हुए, ये कितना एम्बेरसिंग था, बहुत ज्यादा एम्बेरस तुम्हारे भाई को होना चाहिए, लेकिन उसका फेस देखकर लग रहा है कि उसे कुछ भी फर्क पड़ा है। शेमलेस। आहार्य शिवाय के फेस को याद करते हुए बोला, जिस पर जरा भी गिल्ट नहीं था। मैं अपने भाई सा से गुस्सा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके बारे में ऐसा बोलेंगे। उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। इत्ती उसके सामने आते हुए बोली। आहार्य कुछ बोलता कि इत्ती अपने कानों पर हाथ रखते हुए, हाँ अब कुछ मत बोलो, बोल दिया जितना बोलना है आपने। वैसे भी मैं तो मोटी सॉरी चब्बी हूँ, क्योंकि मोटी और चब्बी तो अलग अलग होता है। एंड मेरे भाई सा शेमलेस, बस आप ही हो, एकदम परफेक्ट हो। ऐसा बोल वो वहां से जाने लगती है। आहार्य एक गहरी सांस लेते हुए उसके पीछे जाता है। बैंक्वेट हॉल में आकाश बिना पलके झपकाए सामने देख रहा था, जहां एंट्रेंस से कीर्ति आ रही थी। आज कीर्ति ने एक ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बहुत ही क्लासिक और सुंदर लग रही थी। आकाश ने पहली बार कीर्ति को इस लुक में देखा था। उसका सारा नशा उतर गया था अपनी कीर्ति जी को देखकर, वो भी ऐसे।
ऋतिक आकाश को सामने देखता पाकर वो भी सामने देखता है, बट भीड़ की वजह से वो कीर्ति को नोटिस नहीं पर पता, इसलिए उसे लगा जरूर आकाश को चढ़ गई है। वो आकाश के सामने आते हुए अपने आप को दिखाते हुए बोला, आकाश सर मैं वहाँ नहीं यहाँ हूँ, और देखिए आपने ये क्या किया। आकाश जो कीर्ति में खो सा गया था, लेकिन ऋतिक के सामने आने से अब उसे अपनी कीर्ति जी नहीं दिखती। वो इरिटेट होते हुए ऋतिक को आगे से ऐसे धक्का देता है जैसे ऋतिक कोई गार्बेज हो। ऋतिक जिसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आकाश उसे ऐसे धक्का दे देगा, वो अचानक हुए हमले से साइड हो जाता है और वहां से जाते हुए खुद की शर्ट को देखकर बड़बड़ाते हुए बोला, सारे अजीब नमूने मेरी ही लाइफ में है। फाइनली अब आकाश को फिर से अपनी कीर्ति जी दिखने लगती है। कीर्ति की नज़र जैसे ही सामने खड़े आकाश से मिलती है, जो उसे ही मेस्मराइज होकर देखे जा रहा था, वो शर्माते हुए अपने बालों को कान के पीछे करती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। अचानक अंधेरा होने से लोग आपस में बातें करने लगते हैं। Attention everyone! Here are those for whom this party has been organized. होस्ट के बोलते हैं। एक स्पॉटलाइट स्टेयर्स पर पड़ती है जहां से आहार्य इत्ती का हाथ थामे आ रहा था। सबकी नजरें दोनों पर जाती है, दोनों एकदम परफेक्ट कपल लग रहे हैं। इत्ती ने रोज गोल्ड कलर का हैवी गाउन ड्रेस पहना था जो बैक साइड से फ्लोर पर फैला हुआ था और उसकी चुन्नी भी पीछे से फ्लोर पर फैली हुई थी। और आहार्य ने उसी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए ब्लैक एंड व्हाइट टैक्सिडो पहना था। छोड़िए मेरा हाथ, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मैं अकेले ही चली जाती, इत्ती अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। बिल्कुल नहीं, एंड जो भी लड़ाई पेंडिंग है हम उसे रूम में जाकर कंटिन्यू करेंगे, आहार्य नीचे झुककर उसके कान में कहता है। सब उन्हें देख रहे थे। दूर से देखने में ऐसा लग रहा था दोनों लोवे डवी हो रहे हैं, लेकिन असल में दोनों लड़ रहे थे। लड़ाई वो भी आपसे। आप तो परफेक्ट है, आपसे कौन जीत सकता है। और मैं कहाँ मोटी, सॉरी सॉरी चब्बी। इत्ती अपने चेहरे पर स्माइल लिए लेकिन अपने दांत पीसते हुए धीरे से कहती है, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है कि मेरा वो मतलब नहीं था जो समझकर कब से तुम मुझसे लड़ रही हो। वो एक कॉम्प्लीमेंट था। ओह कॉम्प्लीमेंट, बट मुझे तो वो कहीं से भी कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा। और आपको पता है आप कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा मुझे रोस्ट करते हैं, फिर बोलते हैं वो कॉम्प्लीमेंट था। इतनी फेक स्माइल के साथ उसे जवाब देती है। साथ ही साथ वो अपने हाथों को उससे छुड़ाने की भी कोशिश कर रही थी। अब तक दोनों नीचे आ गए थे। वहां मीडिया अलाउ नहीं थी। ओनली कुछ खास बिजनेस पार्टनर्स एंड रिलेटिव्स ही इनवाइटेड थे। ऋतिक एक रूम में जाता है। उसका मूड काफी उखड़ा हुआ था। उसने ऑलरेडी अपने लिए एक शर्ट लाने को बोल दिया था। मोनी ने ऋतिक को रूम में जाते हुए देख लिया था और वो अपनी आदत अनुसार उसे परेशान करने के लिए उसके पीछे जाती है। आप इस रूम में क्यों जा रहे हैं? मोनी एक वेटर को रोकते हुए बोली, जो कि ऋतिक के रूम की डोर बेल बजाने वाला था। मोनी को सब जानते थे कि वो राणा सिंह जी की पोती है, इसलिए वो वेटर उसे पोलाइटली आंसर करता है, एक्चुअली एमएम इस रूम में मुझे ये पैकेट पहुंचाने को कहा गया है। ओह तो तुम ऐसा करो, ये मुझे दे दो। मोनी लगभग वो पैकेट उस वेटर से छीनते हुए बोली। बट एमएम डोंट वरी, वो अंदर जो है मेरे हस्बैंड है, आप जाओ। मोनी उसकी बात को बीच में रोक कर बोली। वेटर के पास जाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो ओके एमएम थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है। मोनी जल्दी से डोर बेल प्रेस करती है। कम इन, अंदर से ऋतिक बोला। अरे ये तो बस फॉर्मेलिटी थी, अगर आप नहीं भी बोलते तब भी मैं आ ही जाती है। मोनी धीमी आवाज में खुद से बोलकर जल्दी से रूम के अंदर जाती है। ऋतिक दूसरे साइड फेस करके खड़ा था। पुट दी पैकेट ऑन दी टेबल एंड गो, ऋतिक बिना पीछे पलटे बोला। ऐसे कैसे चली जाऊं बिना आपको परेशान किए? मोनी बोली।
उसकी आवाज सुनते ही ऋतिक जल्दी से पीछे पलटता है और मोनी को देखकर अपने फोरहेड को रब करते हुए बोला, अभी प्लीज आप यहाँ से जाइए मोनी मैम। लेकिन जो इतनी आसानी से मान जाए वो मोनी क्या? वो पैकेट को बेड पर फेंकते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, अरे आपकी शर्ट चेंज किए बिना मैं कैसे जा सकती हूँ? ऋतिक जो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट था, पहले भाई फिर अब बहन, वो भी मोनी की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, हाँ सही है, आप मेरी सिर्फ शर्ट ही क्यों पैंट भी चेंज कर दीजिए। उसकी बात सुनकर मोनी तो बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। हर बार होता था कि वो ऋतिक को छेड़कर चली जाती थी और ऋतिक उससे बचता रहता था, इसलिए मोनी को और मजा आता था उसे परेशान करने में। लेकिन आज ऋतिक का ये रूप देखकर उसका सारा कॉन्फिडेंस एकदम से जीरो हो गया था। वो अपने कदम पीछे लेते हुए ऑकवर्डली स्माइल करते हुए बोली, क्या आपने वही कहा जो मैंने सुना या मैं कुछ ज्यादा ही सुनने लगी हूँ? हाँ मोनी जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, मैंने वही कहा जो आपने सुना है। शर्ट ही क्यों, आप मेरी पैंट भी चेंज कर दीजिए, देखिए न इस पर भी वाइन के स्टेन है। ऋतिक अपनी पैंट की तरफ इशारा करते हुए बोला। मोनी उस तरफ देखती है जहां ऋतिक ने पॉइंट आउट किया था और वो और ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और बिना कुछ बोले जल्दी से रूम से 9-2-11 हो जाती है। ऋतिक अपने वेस्ट पर दोनों हाथों को रखते हुए उस तरफ देखता है जहां मोनी गई थी और खुद पर प्राउड करते हुए, प्राउड ऑफ यू ऋतिक, ये भाई बहन मेरे मजे लेकर चले जाते थे, अब मुझे ऐसे ही इन सबको हैंडल करना पड़ेगा। हाँ थोड़ा शेमफुल एक्ट था, बट मोनी जी से तो कम ही बेशर्मी दिखाई है मैंने। ऐसा बोल वो बेड से वो पैकेट उठाता है और वॉशरूम में चला जाता है। मोनी भागते हुए जल्दी से बैंक्वेट हॉल में आती है। क्या हुआ बिटिया, तुम ऐसे भाग कर क्यों आ रही हो? मोनी को ऐसे हड़बड़ी में आता देख गौरी जी उससे पूछती है। आंटी अच्छा हुआ आप मिल गई, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछना है। मोनी अपने आप को रिलैक्स करते हुए बोली। इधर रिलेटिव्स आकर आहार्य और इत्ती को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। इत्ती चुपचाप खड़ी थी क्योंकि वो कभी इतनी ज्यादा सोशलाइज नहीं हुई था, इसलिए उसे काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। लेकिन आहार्य था कि उसे जाने ही नहीं दे रहा था। उसे खुद से ही चिपका के खड़ा था जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो और उसके छोड़ते ही गुम जाएगी। मैं खड़े खड़े थक गई हूँ, इत्ती धीरे से उससे कहती है। आहार्य उसकी तरफ देखता है तो इत्ती स्माइल के साथ अपनी बात कंप्लीट करते हुए, बीसीजेड मैं तो चब्बी हूं ना और मोटे लोग जल्दी थक जाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी प्यारी दोस्त। दोनों एक दूसरे को घूर ही रहे थे कि उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। आकाश कीर्ति के पास खड़ा था, दोनों इधर उधर देख रहे थे। अहम आप आज बहुत अच्छी लग रही है, आकाश हिम्मत करके बोलता है। तुम भी, इतना बोल कीर्ति वहां से चली जाती है। आकाश तो हैरानी से उधर देख रहा था और उसके कानों में तुम भी बार बार यही रिपीट हो रहा था। अब कौन आया है? क्या कहेगी मोनी गौरी जी से? क्या प्लान है शिवाय का? जानी पहचानी आवाज सुनकर इत्ती सामने देखती है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो खुशी से बोली, फाइनली तुम आ गई निशा। हम्मम मुझे तो आना ही था। ऐसा बोल वो इत्ती को हक कर लेती है। आहार्य की नजरें निशा के पीछे खड़े राजवीर पर थी, वो बेहद गुस्से से उसे देख रहा था। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? आहार्य उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए ऑलमोस्ट उसे पंच करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही उसको हक करते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोला, बहुत दिन बाद मिले छोटे भाई। और आगे धीरे से उसे कान में बोला, आई एम श्योर तुम अपनी प्यारी सी बीवी के सामने अपना पास्ट नहीं लाना चाहोगी। आहार्य उसे खुद से दूर करता है, लेकिन आगे कुछ रिएक्ट करने से पहले कोई उसके शोल्डर्स पर हाथ रखता है। आहार्य पीछे देखता है तो शिवाय था। शिवाय उसे आंखों से शांत रहने का इशारा करता है।
ये तो वही है ना जो हमारी एंगेजमेंट में आए थे। और आपको अपनी होने वाली वाइफ बोल रहा था। राजवीर इत्ती की बात को कंप्लीट करते हुए कहता है। लेकिन उसके इतना बोलते ही एक तेज पंच उसके फेस पर पड़ता है। हाउ डेयर यू मेंशन माई वाइफ विद योर डर्टी माउथ। आहार्य उसे एक और पंच मारते हुए बोला। इत्ती डर कर 2 कदम पीछे हो जाती है। बाकी सब लोग भी आहार्य को देखने लगते हैं। वो उसे दोबारा पंच करता इससे पहले निशा उनके बीच आते हुए बोली, अब उन्हें आपकी वाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो अब अपनी वाइफ से प्यार करते हैं, यानी मुझसे। इतनी जल्दी से आहार्य के हाथ पकड़ते हुए बोली, आप उन्हें क्यों मार रहे हैं, वो भी उनकी पूरी बात सुने बिना। हाँ बेटा, एक बार उसकी बात सुन लो। भवानी सिंह जी कहती है। हालांकि राजवीर को देखकर उनका खून खोल गया था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि इत्ती इन सब में इन्वॉल्व हो। उन्होंने उसे इन सब चीजों से दूर ही रखा था। आपको अचानक क्या हुआ? इत्ती नम आवाज में बोली। उसने हमेशा आहार्य को शांत ही देखा था। हाँ एग्जैक्टली देखो, मैं भी कब से अपनी बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो मुझे मारने ही लगे। और देखो भाभी को भी तुमने रुला दिया। हमारे बीच नाराजगी है, लेकिन दुश्मनी थोड़ी ही है। राजवीर अपने होठों से खून साफ करते हुए बोला। आहार्य बमुश्किल खुद को कंट्रोल करता है। वो नहीं चाहता था इत्ती इन सब चीजों को जाने। वो अपने पास्ट और अपने दुश्मनों को उससे दूर रखना चाहता था। आहार्य इत्ती की तरफ देखता है, जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, और वो एक हाथ से उसे हग कर लेता है। आपको चोट लग गई? इत्ती उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली। इत्ती एक नजर अपने हाथ को देखकर बोला, इट्स ओक्का। इट्स नॉट ओक्का। इत्ती धीमी आवाज में बोली। वाओ यार, तुम तो बहुत लकी हो कि तुम्हारी इतनी सी चोट पर तुम्हारी वाइफ रोने लगी है, और एक मेरी वाइफ है जिसे मुझसे प्यार ही नहीं है, तभी तो मुझे इतना पिटते हुए देख लिया। राजवीर हंसते हुए बोला। उसकी आवाज सुनकर इत्ती को ध्यान आता है कि सब है, और वो आहार्य से दूर होने लगती है, लेकिन आहार्य उसे होने नहीं देता। राजवीर के चेहरे पर तो स्माइल थी, लेकिन वो मन ही मन आहार्य को इत्ती के इतना करीब देख जल रहा था। यार तुमने शादी कब की? इत्ती निशा से पूछती है। 10 दिन पहले हमारी शादी हुई है, निशा स्माइल करते हुए बोली। तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। कितनी बुरी हो यार तुम। इत्ती निशा को घूरते हुए बोली। मुझे अपनी दोस्त से बात करनी है। इत्ती आहार्य का अपनी कमर से हटाते हुए बोली। हाँ तो मैंने कब मना किया है? आहार्य जवाब देता है। ऐसे नहीं, पर्सनल में। पर्सनल? आहार्य उसे घूरते हुए बोला। मम्मम प्लीज। इत्ती अपनी सबसे खास ट्रिक यूज करते हुए बेहद प्यार से कहती है। ओका। जाओ। आहार्य कुछ सोचकर उसे जाने देता है। चलो तुम। इत्ती निशा का हाथ पकड़ते हुए उसे वहां से ले जाती है। अब वहां आहार्य और राजवीर थे। ऐसा प्यार तो मैंने सालों पहले तुम्हारे डैड का देखा था, अपनी वाइफ के लिए, और आज तुम्हारा देख रहा हो। मतलब तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे सामने है, और तुम रुक गए जस्ट बिकॉज तुम्हारी वाइफ डर न जाए। मेरी तो आंखें ही नम हो गईं। वो अपने झूठे आंसू साफ करते हुए बोला। अगर तुमने एक बार और अपने मुंह से मेरी वाइफ का जिक्र किया, तो जो दर्दनाक मौत तुम्हारी पोस्टपोन्ड है, वो तुम्हें इसी वक्त मिल जाएगी। एंड रही बात प्यार की, तो तुम और तुम्हारा बाप कभी मेरे और मेरे डैड की बराबरी नहीं कर सकते। तभी तो बाबा सा ने तुम लोगों को अपनी प्रॉपर्टी में 1% भी हिस्सा देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन तुम लोग इतने गिरे हुए कि जबरदस्ती दूसरों की चीज पर अपना हक जमाकर बैठे हो। वेल व्हाट कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम लोली पीपल लाइक यू। उसकी बात सुनकर राजवीर के तन बदन में आग लग जाती है। फाइनली तुम्हें तुम्हारी औकात याद आ गई। अब तुम ज्यादा बोल रहे हो, राजवीर गुस्से से कहता है।
अभी तो मैंने कुछ एक्शन भी नहीं लिया और तुम इतना बौखला गए। तुम्हें अपने बाप से कुछ सीखना चाहिए, उसकी एक भी क्वालिटीज तुम में नहीं है। वेट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसके बायोलॉजिकल बेटे ही न हो? आफ्टर ऑल तुम्हारी माँ भी कम थोड़ी ना है। तुम राजवीर को प्रोवोक करना बहुत आसान था, वो जोश में होश खो देता है। कंट्रोल, कहीं तुम गुस्से में कोई बेवकूफ़ी करो और मुझसे पहले तुम्हारा बाप ही तुम्हें मार दे। तुम वैसे भी यूजलेस हो, आहार्य मॉकिंग टोन में कहता है और बिना उसकी आगे की बात सुने वहां से चला जाता है। आहार्य बार काउंटर पर ड्रिंक करते हुए इत्ती को देख रहा था, जो निशा, रिद्धि, मिहिका और बाकी साथ बैठकर हंसते हुए बात कर रही थी। बस भी करो, अब क्या उसे नजर लगाओगे? शिवाय उसके पास बैठते हुए बोला। आहार्य न उसकी तरफ देखता है न उसे कोई जवाब देता है। क्या तुम्हें पता नहीं, कभी अपनी वाइफ के भाई यानी अपने साले को इग्नोर नहीं करना चाहिए? शिवाय उसे खुद को यूं इग्नोर करता देख चिढ़ते हुए बोला। मैं तुमसे बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, आहार्य बिना उसे देखें जवाब देता है। आई नो तुम्हारा मूड खराब है। पूरी बात तो मैं नहीं जानता और तुम्हें पूरी बात जानने की कोई नीड भी नहीं है। इस बार आहार्य उसे देखते हुए बोला। उसका मतलब साफ था, शिवाय को उसके मामले में घुसने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी बहन पर इन सब चीजों का कोई असर नहीं पड़ता चाहिए, शिवाय इस बार सीरियस टोन में बोला। इस मामले में भी तुम्हें घुसने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है उसे कैसे प्रोटेक्ट करना है। वो मेरी बहन है, शिवाय चिढ़ते हुए बोला। और मेरी वाइफ, आहार्य उसे घूरते हुए जवाब देता है। दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे थे। तुमने शादी कर ली और हमें बताता भी नहीं। कब की? और आज अचानक क्यों की? सब एक के बाद एक निशा से सवाल करते हैं। उसकी बात सुनकर निशा के हाथ कांप जाते हैं, जिसे वो अपनी सारी के पल्लू से कवर कर लेती है। वो एक्चुअली मैं उन्हें पसंद करती थी ऑलरेडी पहले से, लेकिन डैड मेरी शादी अपने किसी बिजनेस पार्टनर से करा रहे थे, इसलिए मैंने और राजवीर ने कोर्ट मैरिज ली। निशा झूठ बोलते हुए बोली। लेकिन तू अंकल से बात तो करती, क्या पता कि वो मान जाते। रिद्धि उसकी बात सुनकर कहती है। अब हर कोई इत्ती की तरह लक्की थोड़ी होता है, जिसे हर चीज परफेक्ट टाइम पर और बेस्ट ही मिले। निशा हंसते हुए बोली, लेकिन उसकी हंसी में एक दर्द था। लेकिन वो तुझसे कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं है? जीजू भी तो तुमसे बड़े है। एंड मैटर ये करता है कि आई लव हिम, निशा इत्ती की बात का जवाब देती है। लेकिन तुम्हें पता भी है उन्होंने हमारी एंगेजमेंट में क्या सीन क्रिएट किया था? इत्ती उसकी बात सुनकर काशी गुस्सा हो गई थी, इसलिए वो अनफ्रेंडली आवाज में बोली। हाँ, मैं सब जानती हुए उन्होंने बताया कि तुम्हारे दादा सा ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो तुम्हारी शादी उनसे कराएंगे, इसलिए उनके डैड ने उस दिन वो सब किया था, क्योंकि वो थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। आगे फिर कोई कुछ नहीं कहता। इत्ती का मूड ये सब बातें सुनकर खराब हो गया था। निशा उसे आज बदली बदली सी लग रही थी। पहले भी वो उसकी हर बात पर उसे जवाब देती थी, लेकिन इत्ती और उसका रिश्ता दोस्त कम दुश्मन टाइप का था। बट आज उसे लग रहा था जैसे निशा काफी फॉर्मली और अलग तरीके का बिहेव कर रही है। कहाँ जा रही हो? इत्ती को उठता देख रिद्धि पूछती है। मैं थक गई हूँ, मुझे घर जाना है। इत्ती इतना बोलकर वहां से चली जाती है। इसकी अभी तक आदत नहीं गई छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने की। मैं भी क्या बोल रही हूँ, जाएगी भी कैसे? पहले घर वाले पैम्पर करते थे और अब हस्बैंड। निशा इत्ती के ऐसे चले जाने से अजीब तरीके से कहती है। तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो यार? तुम जब बचपन से जानती हो वो छोटी छोटी बातों को माइंड कर लेती हैं, तो तुमने ऐसा क्यों कहा? आज उसका इतना स्पेशल डे था और तुमने उसका मूड खराब कर दिया, रिद्धि रूडली निशा से कहती है। निशा उसे कोई जवाब नहीं देती।
मुझे घर जाना है, इत्ती आहार्य से कहती है। इत्ती के आते ही जो बिजनेस पार्टनर्स आहार्य से कुछ बात कर रहे थे वो बिना कुछ बोले उन दोनों को स्पेस देते हुए वहां से चले जाते हैं। हो गई तुम्हारी पर्सनल बात हम्मम। मेरे सर में दर्द हो रहा है और पैर भी, और मुझे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इत्ती उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। आहार्य बिना कुछ बोले उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वहां से चला जाता है। ये तुम्हारा यूजलेस बेटा यहाँ क्या कर रहा है? दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही मोहिनी जी गुस्से से कहती है। दूसरे साइड से तेज सिंह कुछ जवाब देते हैं। जो भी हो, लेकिन इन सब के चक्कर में अगर मेरे प्लान पर कोई असर पड़ा तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। इस उम्र में इतना गुस्सा नहीं करते, मेरी न बन सकी। चाची सा, राजवीर रूम में आते हुए बोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो? मुझे किसी ने नहीं देखा, राजवीर डोर लॉक करते हुए बोला। मोहिनी जी को याद आता है कि अभी राजवीर ने क्या कहा। अपनी ज़बान पर लगाम दो, मोहिनी जी बिफरते हुए बोली। सॉरी मोहिनी, तुम उसे इग्नोर करो। तुम जानती हो न वो बेवकूफ है, कुछ भी बोलता है। तेज सिंह जो सब सुन रहे थे वो मोहिनी जी को शांत कराते हुए कहती है। अपने इस बेटे को समझा लो कि ये अपनी औकात न भूले। तुम लोग आज जिस ओहदे और शोहरत पर इतना ऐश कर रहे हो वो मेरी बदौलत है, भूलो मत। मोहिनी जी राजवीर को घूरते हुए तेज सिंह से कहती है। अब तक पार्टी एंड हो चुकी थी। राणा सिंह जी ने सभी गेस्ट को रिस्पेक्टफुली सीव कर दिया था। इत्ती की फैमिली भी बाकी सबके साथ महल आ गई थे क्योंकि काफी रात हो गई थी। इतनी रात में जाना पॉसिबल नहीं था। तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना? राजवीर कार ड्राइव करते हुए निशा से पूछता है। न नहीं, निशा नम आवाज में बोली। झूठ मत बोलो, तुमने ऐसा क्या कहा कि वो इतनी जल्दी पार्टी से चली गई? मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पाया, जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। वो निशा का हाथ बेरहमी से पकड़ते हुए बोला। नहीं, उसे पार्टी वगैरह में इन्वॉल्व होना ज्यादा पसंद नहीं है, निशा दर्द से कराहते हुए बोली। हम्मम उसे नाराज भी मत करना। तुम उसकी इतनी अच्छी दोस्त हो, तुम्हारी यही दोस्ती मेरे बहुत काम आएगी उसे पाने में। राजवीर उसे झटकते हुए बोला। आहार्य इत्ती को लेकर बेडरूम में आता है। हम्मम अब जल्दी से मुझे नीचे उतरिए, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है, इत्ती कसमसाते हुए बोली। कौन सा इम्पोर्टेंट काम? पहले मुझे नीचे उतरिए फिर बताती हूँ, इत्ती अब इरिटेट होते हुए बोली। आहार्य कंफ्यूज्ड फेस के साथ उसे नीचे उतार देता है। उसके नीचे उतारते ही इत्ती अपने सैंडल्स निकालते हुए रूम के दोनों साइड फेंकती है और जल्दी से बेड पर पेट के पल लेट जाती है। उसने ये सब कुछ ही सेकेंड्स में किया था। ये था तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम हम्मम? आहार्य बेड के साइड खड़े होते हुए बोला। हम्मम बहुत इम्पोर्टेंट है ना, आप भी कर लीजिए ये इम्पोर्टेंट काम। इत्ती अपना सर बिना पिलो से निकालते हुए बोली। उठो और चेंज करो। एंड ये अपने सैंडल्स भी सही जगह रखो जो तुमने इतना मैनरलेसली फेंका है, आहार्य उससे बोला। वो हर चीज सलीके से करता था और इत्ती ने 2 ही दिन में उसके रूम का कबाड़ा बना दिया था। वो अपनी चीजों को इधर उधर फेंकती रहती है, जो आहार्य को इरिटेट करता था। नहीं, मैं थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है, इत्ती इस बार भी बिना अपना सर उठाए बोली। तो तुम ऐसे इतने हैवी कपड़ों में सोने वाली हो? हाँ, आहार्य उसकी ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए बोला, जो पूरे बेड पर फैला हुआ था। ओफ़ो, कितना बोलते हो आप, इत्ती चिढ़ते हुए बोली। और तुम कितनी लेजी हो, जबकि इस एज में नॉर्मली सब बहुत एक्टिव होते हैं। एंड अगर तुम अभी से चीजों को इतनी लाइटली लोगी तो तुम्हें आगे प्रॉब्लम आएगी, आहार्य उसे समझाते हुए बोला।
मतलब मैं अपने सैंडल्स को सही जगह पर रख दूँ तो इससे मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊंगी। वाओ, सक्सेसफुल होना इतना इजी है, मुझे तो पता ही नहीं था। इत्ती उसकी बात को हवा में उड़ाते हुए बोली। आहार्य बेड के साइड में बैठकर उसे जबरदस्ती उठाता है। है मुझे सोने दो ना, इत्ती स्ट्रगल करते हुए बोली। मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे मैं कल सुन लूंगी ना। आप क्यों मेरे आराम के दुश्मन बने हुए हैं? इत्ती इरिटेट होते हुए बोली। उसका इतना ढीठपन देख आहार्य बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। इत्ती को लगा वो जीत गई, लेकिन अगले ही पल आहार्य उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। मैं गिर जाऊंगी, छोड़िए मुझे, इत्ती बुरी तरह से स्ट्रगल करते हुए बोली। आहार्य उसे बालकनी की रेलिंग पर बैठाकर उसे बैंड कर देता है। आप इतनी सी बात पर मुझे गिराकर मारना चाहते हैं? प्लीज मुझे मत छोड़ना, वरना मैं गिर जाऊंगी तो लोग आपको ही बोलेंगी कि आहार्य सिंह राजपूत की वाइफ हैंडीकैप्ड है। क्या आपको अच्छा लगेगा? इत्ती इतनी हाइट को देखते हुए काफी घबरा गई थी। उसने आहार्य की शर्ट को कस कर पकड़ा हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई कुछ भी बोले, आई डोंट केयर। मैं हर कंडीशन में तुम्हें संभाल सकता हूँ, और अब मेरी बात बिना कुछ बोले ध्यान से सुनो। आहार्य सीरियस टोन में उससे कहता है। हाँ, मैं तो मुंह पर उंगली भी रख लूंगी, लेकिन अगर आपने मुझे गिरा दिया इसलिए रिस्क नहीं लेती। छिरी। सॉरी सॉरी। अब मैं बिल्कुल शांत हूँ। मेरी बात का मतलब ये था कि अगर तुम अपनी डेली लाइफ में मेंटेनेड और डिसेंट रहोगी तो इसका असर तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ पर भी होगा। वैसे ही अगर तुम अपनी डेली बेसिस पर लेजी या हर चीज को इतना लाइटली लोगी तो यही आदत तुम्हारी हमेशा रहेगा और तुम कभी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगी। आहार्य उसे समझता है। ओह वाओ, आप कितना अच्छा लेक्चर देते हैं। हमारे प्रिंसिपल से भी अच्छा आपको न मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए। इत्ती हंसते हुए बोली। तुमने मेरी बातों से क्या समझा हम्मम? यही कि अगर मैं डेली लाइफ में अपनी सैंडल्स को सही जगह पर रखूंगी तो फिर मेरी प्रोफेशनल लाइफ। इतना बोलकर वो रुक जाती है। फिर अपने दिमाग पर जोर डालते हुए अम्मम भूल गई। बोलते हुए उसकी नजर आहार्य पर जाती है, जो उसे गुस्से में घूर रहा था। याद आ रहा है, मेरे दिमाग में है, बस ज़बान पर नहीं आ रहा। वो ऑकवर्डली हंसते हुए बोलती है। अचानक ही आहार्य उसकी कमर को छोड़ देता है। इत्ती की तो जैसे रूह ही अलग हो गई थी, लेकिन विथ इन अ सेकेंड्स के अंदर वो वापस उसे होल्ड कर लेता है। इत्ती रोने लगती है। आहार्य उसे नीचे उतार देता है। इत्ती गुस्से से अंदर जाती है और अपनी सैंडल्स को उठाकर रोते हुए बोली, मैं माफ नहीं करूंगी खड़ूस, इतनी सी बात पर इतना लेक्चर दिया और मुझे गिराने वाले थे। बहुत बुरे हो आप, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। इत्ती ने अपने सैंडल्स रूम के दोनों कोनों में फेंके थे, जिन्हें उठाते हुए वो आहार्य को सुनाए जा रही थी। बोलते बोलते उसकी नजर आहार्य पर जाती है, जो उसे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। हंसो मत, हंसते हुए एकदम जहर लग रहे हो। इनफैक्ट आपकी ये स्माइल भी मुझे एकदम जहर लग रही है। इत्ती गुस्से से खोलते हुए बोली। मेरी प्यारी सी चेरी, मेरी बातें मानते हुए कितनी अच्छी लगती है। गो टू हेल। इतना बोल वो क्लोजेट में जाती है और एक टेस्ट आवाज के साथ डोर क्लोज कर लेती है। क्या तुम हनीमून के लिए हेल जाना चाहती हो? बट मैंने तो मनाली की टिकट्स बुक की है, आफ्टर ऑल हम पहली बार वहीं मिले थे। आहार्य क्लोसेट डोर के पास जाते हुए तेज आवाज में बोला। अकेले जाना हनीमून पर? मुझे नहीं जाना आप जैसे इंसान के साथ कहीं भी। इत्ती क्लोसेट में जाकर सैंडल सेक्शन में अपने सैंडल्स को रखते हुए चिल्लाते हुए बोली। उसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करने लगती है। और हाँ, भाई साहब बोल रहे थे कि वो मुझे लेकर जाएंगे पगफेरे की रस्म के लिए। पहले मैंने सोचा था कि मैं 1-2 दिन में
वापस आ जाऊंगी, लेकिन अब मैं न कल चली जाऊंगी और बहुत दिन तक आऊंगी भी नहीं। इत्ती के पास ये लास्ट ट्रिक थी उससे जीतने की, क्योंकि अभी आहार्य उसे बीट कर रहा था और वो उसे अपनी बातों से हरा भी नहीं पा रही थी। आहार्य कुछ पल शांत हो जाता है, उसे शिवाय पर बहुत गुस्सा आ रहा था और खुद पर भी कि उसने गलत टाइम पर अपनी वाइफ की नाराज कर दिया। उसे पता था इत्ती कितनी जिद्दी है, एक बार वो किसी जिद पर आ गई तो वो अपनी जिद पूरी करके ही रहती है। यस, वेल डन इत्ती। आहार्य को शांत सुनकर इत्ती खुद को शाबाशी देते हुए बोली, लेकिन अगले ही पल उसे आहार्य की आवाज सुनाई देती है। ओ तो तुम जा रही हो। हाउ स्वीट वाइफी, तुम कितनी केयरिंग हो। तुमने मेरे बिना बोले महसूस कर लिया कि मैं 2 ही दिन में कितना परेशान हो गया। उसकी बात सुन इत्ती का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वैसे तुम जितना चाहे उतना रुक सकती हो। ठीक है न, मैंने तो शिवाय को कहा था कि वो तुम्हें आज ही ले जाए, लेकिन इत्ती को अब रोना आ रहा था। आहार्य को अच्छे से पता था अंदर इत्ती लगभग रोने की कगार पर होगी। एंड अब फाइनली अब मैं उससे बात कर सकता हूँ। ये बात उसने धीरे से बोली थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी इतनी थी कि इत्ती आराम से सुन सके। इत्ती को लगता आहार्य ने जानबूझकर धीरे बोला है, इसलिए वो धीरे कदमों से डोर के पास जाती है ताकि उसे पता न चले और कान लगाकर उसकी बात सुनने लगती है। आहार्य ने काफी टफ ट्रेनिंग ली थी, इसलिए उसके सुनने और महसूस करने के सेंसेज काफी स्ट्रॉन्ग थे। उसे आसानी से पता चल गया था कि इत्ती डोर के पास खड़ी है। तभी आहार्य का फोन रिंग करता है। पहले तो आहार्य को फोन करने वाले पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो फोन कट करके साइलेंट कर देता है। तुमसे कितनी बार कहा है मुझे इस टाइम कॉल मत किया करो। अब मेरी वाइफ भी मेरे साथ है, वैसे भी कल वो अपने घर चली जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आहार्य डोर से दूर जाते हुए बोला। जैसे जैसे वो दूर जा रहा था, इत्ती को उसकी वॉइस हल्की सुनाई दे रही थी और वो ठीक से सुन नहीं पा रही थी। अब इत्ती का खून खोल गया था। वो जल्दी से क्लोसेट से बाहर आती है। उसने लूज टी शर्ट एंड शॉर्ट्स पहने हुए थे। वो इधर उधर देखती है तो उसे रूम में आहार्य कहीं नहीं दिखता। वो जल्दी से बालकनी में जाती है। उसको आता देख आहार्य कॉल कट कर देता है, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। आपने मुझे चीट किया। आपकी लाइफ में कोई है? इत्ती उसके सीने पर मारते हुए बोली। नहीं ऐसा। अब झूठ मत बोलो, मैंने सब सुना। आप क्या बोल रहे थे? जब मैंने पूछा था कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तब तो आपने बड़ा बोला था कि तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं है, और अगर आपकी गर्लफ्रेंड थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और मुझसे शादी क्यों की? आपको तो उसी से शादी कर लेनी चाहिए थी। इत्ती गुस्से में थी, साथ ही साथ रो भी रही थी। वाइफी मजाक था, क्योंकि तुम क्लोसेट से बाहर नहीं आ रही थी। आहार्य उसके आंसू साफ करने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है, इत्ती उसके हाथ को झटक देती है। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, समझे? मैंने सब सुना। आप बोल रहे थी कि मेरी वाइफ है, इस टाइम फोन मत किया करो। इत्ती तेज तेज रोते हुए बोली। मुझे पता था तुम डोर के पास खड़ी हो और सब सुन रही हो। आहार्य उसके सर पर टैप करते हुए बोला, क्योंकि गुस्से में इंसान का दिमाग ठीक से किसी चीज को फिगर आउट नहीं कर पाता और वो इजीली ट्रैप्ड हो जाता है। आहार्य ने इत्ती के साथ भी यही किया था, क्योंकि गुस्से में इत्ती की सोचने समझने की पावर खत्म हो गई थी। इत्ती अब थोड़ी शांत होती है तो उसे एहसास होता है कि आहार्य ने उसे कितनी इजीली बेवकूफ बना दिया। अगर वो उसे चीट करता तो ऐसे खुले आम थोड़ी न अनाउंस करता। सब समझने के बाद वो आहार्य को मारते हुए बोली, आप कितने बुरे हैं, आपने मुझे फूल बनाया। लेकिन वो कॉल किसकी थी, मुझे दिखाइए। क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर शक है? डोंट यू ट्रस्ट मी? आहार्य उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला। नो यू डेविल,
आप बहुत बेकार हो। अब जल्दी से दिखाओ। ओके, बोल आहार्य उसे अपना फोन दे देता है। इतनी जल्दी जल्दी फोन अनलॉक करती है। उसकी इतनी डेस्परेशन देख आहार्य उसके गालों पर किस करते हुए बोला, काम डाउन, मैं छीन नहीं रहा तुमसे फोन। इत्ती अपने गालों को रगड़ते हुए कसम सा जाती है क्योंकि उसे आहार्य की बियर्ड्स चुभ रही थी, लेकिन उसका ध्यान फोन पर था। भाई सा, इन्होंने तब कॉल किया था लेकिन क्यों? शिवाय की कई सारी अनरिसीव्ड मिस्ड कॉल्स देखकर इत्ती उससे पूछती है। क्योंकि इस इरिटेटिंग इंसान से मेरी हैप्पी मैरिड लाइफ बर्दाश्त नहीं होती। आहार्य मन ही मन उसके नंबर को इरिटेशन में देखते हुए बोला। मे बी उसे बिजनेस रिलेटेड कोई काम हो, इतना बोल वो उसे गोद में उठा लेता है। लेकिन आपने मेरी भाई की कॉल को इग्नोर क्यों कर दिया? इत्ती उसके गले में अपने हाथों को लपेटते हुए बोली। बीसीजेड, मेरे लिए मेरी वाइफ को मनाना ज्यादा जरूरी था ना? आहार्य उसे बेड पर लेटाते हुए जवाब देता है और वहां से जाने लगता है। आप कहाँ जा रहे हैं? इत्ती उसक हाथ पकड़ते हुए बोली। टू चेंज, आहार्य उसे जवाब देते हुए बाथरूम में चला जाता है। इत्ती उसका वेट करने लगती है। ऋतिक का बंगलो। ऋतिक चेंज करने के बाद हमेशा की तरह गौरी जी के रूम में जाता है। ऐसा वो हमेशा करता था और दिन भर की थकान के बाद अपनी माँ से थोड़ी सी बात करके उसे काफी रिलैक्स फील होता था। क्या हुआ अम्मा, आप क्या सोचकर इतना मुस्कुरा रही है? ऋतिक गौरी जी को देखते हुए बोला, जो कुछ सोचकर मुस्कुराए जा रही थी। ऋतिक उनकी गोद में सर रख कर लेट जाता है। अरे कछु नाही बिटुआ, आज मोनी बिटिया हमसे पूछ रही थी कि तुम्हारा कोई जुड़वा भाई तो नाही है। गौरी जी उसका सर सहलाते हुए बोली। ये मोनी जी कितना एक्स्ट्रा दिमाग यूज करती है। क्या उन्होंने मेरे उस एक्शन का ये मतलब निकाला कि वो मेरा कोई जुड़वा भाई था? ऋतिक मन ही मन सोचता है। ऋतिक मोनी के ब्रिलियंट दिमाग को उसके स्कल से निकाल कर देखना चाहता था। वैसे बेटा, कितना अच्छा होता न कि सच में तुम्हारा कोई जुड़वा भाई होता और कम से कम उसकी तो शादी हो जाती। इसी के साथ गौरी जी ऋतिक को शादी को लेकर सुनाना शुरू कर देती है। नॉट अगेन। ऋतिक को अब अफसोस हो रहा था, काश वो यहाँ आने की जगह रूम में सो ही जाता, लेकिन वो गौरी जी को रोक भी नहीं सकता था, ना पूरी बात सुने यहाँ से जा सकता था। कुछ देर बाद आहार्य क्लोजेट से बाहर आता है और फिर बेड के पास आकर इत्ती के साइड में लेट जाता है। उसके लेटते ही इत्ती उसके ऊपर चढ़ जाती है। बताओ क्या बोल रहे थे आप? कि अच्छा हुआ मैं जा रही हूँ, अब आप चैन से कुछ टाइम रहोगे। हम्मम, बोलो बोलो, अब बोल क्यों नहीं रहे हो? इत्ती उसका गला अपने छोटे छोटे हाथों से दबाते हुए बोली। तुम मुझे मारना चाहती हो? आहार्य बहुत ही आराम से उसका हाथ अपने गले से हटाकर अपने सर के पीछे रख देता है। ये आपने मुझे फिर से ट्रिक किया। इत्ती अपने हाथों को उसके सर के नीचे से खींचते हुए बोली। ये बात सच थी। आहार्य उसको स्ट्रगल करने देता है। यही कि मैंने 2 दिन में आपको परेशान कर दिया और अब मैं चली जाऊंगी तो आपको कुछ दिन थोड़ा सुकून होगा। ये इत्ती अब स्ट्रगल करना बंद कर देती है। अनफॉर्चुनेटली यस, आहार्य उसकी बात का जवाब देते हुए बोला। इत्ती का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आहार्य अपने सर के नीचे से उसका हाथ भी निकल देता है। क्या हुआ? तुम अब ये मत बोलना कि तुम नहीं जाने वाली। आहार्य उसे शांत देखकर बोला। इत्ती साइड पड़ा पिल्लो उठाकर उससे उसे मारते हुए चिल्ला चिल्ला कर बोली। यूयू, अब तो मैं आपको ये सुकून कभी नहीं मिलने दूंगी, समझे आप? मैं जाऊंगी ही नहीं, ऐसे ही रोज आपको परेशान करूंगी। बस यही तो मैं चाहता हूँ, तुम मुझे छोड़कर कभी न जाओ। आहार्य मन ही मन बोला। आहार्य खुद को डिफेंड नहीं कर रहा, इत्ती जी भरकर उसे सुनाती है, फिर साइड उसके साइड में अपोजिट साइड फेस करके लेट जाती है। आहार्य अपना फेस टिल्ट करके एक नज़र उसे देखता है और फिर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है।
दिखाई नहीं देता मैं सो रही हूँ। इत्ती आंखें बंद किए बोली। हाँ तो सो जाओ, मैंने कहा तुम्हें सोने से मना किया। आहार्य उसके गालों पर अपने होठों को फेरते हुए बोला। शिवाय का रूम। यार तुम मेरा ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही? तुम्हें क्या अपने पति पर विश्वास नहीं है यार? मैंने खुद देखा था अभी कुछ देर पहले जब मैं गार्डन में वॉक करने गया था। इसी के साथ शिवाय 16th टाइम प्रेक्ति को वही सीन बताने लगता है कि कैसे आहार्य इत्ती को बालकनी से नीचे गिरा रहा था। शिवाय प्लीज मुझे माफ करिए, एक ही बात बार बार सुनकर मेरे कान दर्द कर रहे हैं। प्रेक्ति अपने कान पर हाथ रखते हुए बोली। यार तुम मेरी प्यारी वाइफ हो, एक तुम ही तो हो जो मेरी सारी बातें सुनती हो। ऐसा बोल वो उसके कानों से उसके हाथों को हटाकर अपनी रिपीटेड बात को कंप्लीट करता है। यूएफएफएफ यार आपको मैंने इसका 15 बार रिप्लाई दिया एंड 16th टाइम और सही। आपने गार्डन से देखा था, उनका रूम इतना ऊपर है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मे बी वो दोनों रोमांस कर रहे हो एंड क्या फिर से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है? वेट मैं स्फिग्मोमेनोमीटर लेकर आती हूँ एंड मैंने कल चेक किया था, आप काफी दिन से अपनी मेडिसिन स्किप कर रहे हैं। प्रेक्ति एक सांस से अपनी बात पूरी करते हुए बोली। व्हाट, तुम कब से एक ही बात को रिपीट कर रही हो? रोमांस? ऐसा कौन सा रोमांस है? वही जो हम करते हैं ना, कभी बाथरूम कभी बेड कभी सोफा। प्रेक्ति उसे आंख मारते हुए बोली। तो उसने मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव किया जब उसके मन में कोई चोर नहीं था तो हम्मम? शिवाय उससे फिर सवाल करता है। जब बात आपकी बहन पर आती है तब आपका आईक्यू इतना लो कैसे हो जाता है हम्मम? क्योंकि वो अपना रोमांस कंटिन्यू कर रहे होगे और क्या? प्रेक्ति बेड पर लेटते हुए कहती है और फिर अपनी आंख बंद कर लेती है। शिवाय उसका सर सहलाने लगता है जिससे वो कुछ ही देर में सो जाती है। शिवाय बेड से उठता है। उसे याद आता है काफी दिन से वो अपनी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन स्किप कर रहा था। वो जैसे ही ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स खाने वाला होता है, अचानक ही उसके हाथ रुक जाते हैं और उस मेडिसिन को देखकर उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है और वो अपना सर टेढ़ा कर प्रेक्ति को देखते हुए बोला, यू आर द सोल्यूशन ऑफ माई एवरी प्रॉब्लम। इत्ती और आहार्य का रूम। अब तक आहार्य ने अपनी चेर्री को मना लिया था। आहार्य इत्ती के ऊपर झुककर उसे किस कर रहा था। इत्ती ने अपने हाथों को उसे गले में लपेट रखा था। आहार्य उसके होंठों को छोड़ता है। इत्ती तेज तेज सांसें लेने लगती है। दोनों काफी देर से किस कर रहे थे। आहार्य इत्ती की टी शर्ट को उसके शोल्डर्स से नीचे कर देता है और उसके शोल्डर्स पर अपने होंठ रख देता है। इत्ती अपनी आंखें कस का मींज लेती है। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और मैं थक भी गई हूँ। इत्ती टूटी फूटी आवाज में बोली। उसकी बात सुनकर आहार्य रुक जाता है और उसकी गर्दन से अपना फेस निकालकर उसके फेस को देखता है जो अपनी थकी आंखों से उसे ही देख रही थी। हम्मम सो जाओ। आहार्य उसकी नाक पर किस करता है और उसके साइड में लेट जाता है। इत्ती उसकी तरफ टर्न होकर अपना एक पैर उसके पैरों पर रख लेती है और एक हाथ उसके टोसो पर। आहार्य अब तक उसकी इस स्लीपिंग हैबिट से यूज टू हो चुका था। अमेरिका, एक स्काईस्क्रेपर के 68th फ्लोर पर सीईओ's कैबिन। एक लगभग 23 साल का आदमी अपनी चेयर पर मूव होते हुए अपनी हाथ में पकड़ी एक फोटो को देख रहा था। वो एक ग्रुप फोटो थी लेकिन उसकी नज़र सिर्फ एक 7 साल की बच्ची पर थी। बस कितना देखेगा, अब तो तू उसे लाइव देखने वाला है पूरे 13 साल बाद। कोई कैबिन में आते हुए बोला। जो मैंने बोला था वो हो गया। वो आदमी बिना अपनी नज़र उस फोटो से हटाए बोला। या ऑलमोस्ट डन, बस कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है जिसमें 1-2 दिन लगेंगे। वैसे मानव, तूने इतनी मेहनत की है इतने सालों में और अब तू अमेरिका के टॉप 3 बिजनेसमैन में आता है और फिर अपना सारा बिजनेस इंडिया में सेटअप करना। वो लड़का थोड़ा झिझकते हुए बोला।
जिसके लिए मैंने अपने आप को इतना काबिल बनाया है उसके पास जाने का वक्त आ गया है। मानव इस बार उसे देखते हुए जवाब देता है। बट स्टिल तुझे लगता है कि उसकी फैमिली अग्री होगी? आई मीन तूने बस इतना बताया था दैट शी इज अ प्रिंसेस और उसकी फैमिली वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिलीज में से एक है एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या वो भी तुझे पसंद करती है? ऑफ कोर्स रोहित, पता है वो हर चीज में बहुत चूजी है, इवन लोगों से बात करने में भी, बट मैं वो वाहिद शख्स था जिसके आगे पीछे वो घूमा करती थी। मानव स्माइल करते हुए बोला। रोहित आगे कुछ नहीं कहता है, बस एक स्माइल पास करता है। वेल तुझे पता है तेरे आइडियल जिसे तू इतना अप्रिशिएट करता है उनकी शादी हो गई। रोहित मानव को एक्साइटेड होते हुए ये न्यूज़ देता है। व्हाट? आहार्य सर की शादी हो गई कब? मानव शॉक्ड होते हुए बोला। हाँ, तू इतने दिन से इन सब में बिजी था इसलिए तूने न्यूज़ नहीं देखी होगी। ये फिलहाल हेडलाइंस है बट उनकी वाइफ के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है। ऐसा बोल वो अपने फोन को मानव की तरफ बढ़ा देता है। मानव जैसे ही देखने वाला होता है उसके के फोन पर किसी की कॉल आती है। एडवोकेट लिम्सन। मानव कॉल पिक करता है। उसे बिजी देख रोहित कैबिन से बाहर चला जाता है। इंडिया। सुबह का वक्त। शिवाय बेड पर लेटा हुआ था और डॉक्टर्स उसे चेक कर रहे थे। बाकी सब फैमिली मेंबर्स भी रूम में मौजूद थे एंड सबके फेस पर टेंशन थी। प्रेक्ति और इत्ती की आंखों में आंसू थे और आहार्य शिवाय के पेल फेस को घूरे जा रहा था। डॉक्टर उसे अच्छे से एग्जामिन करने के बाद बोले। शिवाय इत्ती को लाकर ठीक से बेड पर बैठाता है। तुम रेस्ट करो, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। शिवाय अपना फोन निकालते हुए बोला। नहीं भाई सा, सब परेशान हो जाएंगे और फिर आज भाभी सा के लिए इतना स्पेशल डे है, मैं नहीं चाहती वो मेरी वजह से परेशान हो। इत्ती उसे रोकते हुए बोली। शिवाय उसे हैरानी से देखने लगता है। उसकी बहन जो हल्की सी तकलीफ होने पर पूरा महल सर पर उठा लेती थी, उसे कोई मतलब नहीं था कि कोई फंक्शन हो या फेस्टिवल। कहीं इसे पहले से तो नहीं पता कि ये प्रेग्नेंट है? शिवाय के दिमाग में ये ख्याल आया। तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? देख, भले ही तेरी शादी हो गई हो लेकिन अभी भी मैं तेरा वही भाई हूँ जिससे तू सब शेयर करती थी। शिवाय को लगता है इत्ती उसे बताना नहीं चाहती इसलिए वो प्यार से बोला। नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही एंड मैं क्यों आपसे कुछ छुपाऊंगी। अच्छा अब आप जाओ, मैं थोड़ी देर रेस्ट करके आती हूँ। इत्ती थोड़ा सकपकाते हुए बोली। शिवाय जो अपनी बहन के हर एक एक्सप्रेशंस को अच्छे से समझा था, उसे समझ आ गया था कि इत्ती उससे कुछ छुपा रही है, लेकिन फिर भी वो उसके सर को सहलाते हुए बोला। ओक, तू रेस्ट कर, कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर देना। इत्ती जबरदस्ती स्माइल करते हुए हाँ मैं सर हिलाती है। शिवाय उसे एक नज़र देखकर रूम से बाहर चला जाता है। ओह, आज तो बच गए। उसके जाते ही इत्ती चैन की सांस लेते हुए जल्दी से प्रेक्ति को फोन करती है। भाभी सा, आज तो हम बच गए। अगर भाई सा को पता चलता कि कल रात हमने उनकी एब्सेंस में विस्की पार्टी की है तो वो हम दोनों को छोड़ते नहीं। इत्ती एक ही सांस में बोल देती है। क्यों, क्या हुआ? शिवाय को कोई शक तो नहीं हुआ? प्रेक्ति घबराते हुए पूछती है। इत्ती उसे सुबह वाली सारी बातें बता देती है। क्या तुम ठीक तो हो न? रुको, मैं आती हूँ तुम्हारे पास। प्रेक्ति जो आज के लिए अपने कपड़े सिलेक्ट कर रही थी वो जल्दी से उन्हें बेड पर फेंकते हुए बोली। नहीं, अब सब ठीक है, वो बस इंडिजेशन की वजह से हुई थी वॉमिटिंग। इत्ती जल्दी से जवाब देती है। बट तुमने तो कल कहा था कि तुमने इससे पहले 2 बार ट्राई की है तो फिर? प्रेक्ति शक करते हुए पूछती है। हाँ, बट किसी किसी को नहीं होती डाइजेस्ट। आप वो सब छोड़ो, मैं कुछ देर में आती हूँ आपके पास। इत्ती इतना बोल फोन रख देती है। प्रेक्ति टेंशन से फोन स्क्रीन को देखते हुए खुद से बोली। मैं बार बार क्यों इस लड़की की बातों में आ जाती हूँ?
हमेशा ये कोई न कोई खुराफात में मुझे शामिल कर लेती है। बाद में फिर हम दोनों को शिवाय से डांट सुननी पड़ती है। नेक्स्ट टाइम से मैं इसकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगी। फिर बेड से दोनों ड्रेसेस को उठाते हुए बोली, वैसे जो भी कहो कल की विस्की पार्टी में मजा बहुत आया था। शिवाय इत्ती के रूम से बाहर आते ही जल्दी से अपना फोन निकालता है और आहार्य का नंबर डायल करता है, लेकिन आहार्य का फोन स्विच्ड ऑफ था। शिवाय काफी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। काम डाउन शिवाय, वैसे भी वो आज पार्टी में तो आएगा ही। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरी बच्ची को उसने बच्चे की मां बना दिया। शिवाय खुद को कंट्रोल करते हुए बोला। शाम का वक्त। लिविंग हॉल को काफी खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। सिर्फ कुछ खास फैमिली मेंबर्स ही इनवाइटेड थे, क्योंकि प्रेक्ति काफी इंट्रोवर्ट थी, उसे ज्यादा हाई क्लास चीजें नहीं पसंद थी और सब हमेशा उसकी खुशी का ख्याल रखते थे। हाँ, ये उनकी शान के खिलाफ था, क्योंकि उनका एक रुतबा था सोसाइटी में, एक नाम था, लेकिन इन सब से ज्यादा उन्हें प्रेक्ति की खुशी की फिक्र थी। इत्ती रेडी होते हुए नीचे आती है। उसने सिल्वर कलर का एक सिंपल गॉर्गेट गाउन पहना हुआ था और उसके वेवी ब्राउन हेयर्स उसकी बैक पर बिखर हुए थे। उसने सिर्फ मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था। वो स्माइल करते हुए नीचे आती है और फिर एक एक करके सबसे मिलती है। तेजस्वी जी उसे गले लगाते हुए बोली, बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू दादी सा, इत्ती स्माइल करते हुए बोली। इत्ती सबसे मिली, लेकिन उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। जिसे आप ढूंढ रही है वो अभी तक नहीं आए, मोनी पीछे से उसके कान में बोली। उसकी बात सुनकर इत्ती सैड होते हुए बोली, नहीं आए, लेकिन क्यों? पता नहीं, शायद उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग हो। कोई भी उनके मैटर में इन्वॉल्व नहीं होता, मोनी उसे जवाब देते हुए बोली। तो क्या वो नहीं आएंगे? इत्ती बोली। पता नहीं, बट आप सैड मत होइए, आई गेस वो आएंगे, मोनी उसे उदास देखकर बोली। आकाश इधर उधर देखते हुए बोला, मेरी कीर्ति जी कहाँ है? यहाँ मैं इतनी सैड हूँ और आपने मुझे कंसोल करने के लिए एक शब्द नहीं कहा। इत्ती उस पर गुस्सा करते हुए बोली। छोटी सी भाभी सा मोहब्बत में इंसान स्वार्थी हो जाता है, और वैसे भी आज मैं कीर्ति जी को प्रपोज करके उनसे जवाब मांग कर ही रहूंगा, आकाश बोला। हाँ, और फिर से दी आपको रिजेक्ट कर देंगी। मेरे प्लान के बिना आपकी लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ने वाली, आपको वो करना ही पड़ेगा। उस पर अपना सारा गुस्सा उतार कर इत्ती वहां से चली जाती है। ये इत्ती सी भाभी सा अगर बच्ची न होती तो मैं इन्हें बताता कि आकाश सिंह राजपूत क्या चीज है। वो तो मैं इन्हें बच्ची समझकर माफ कर देता हूँ। इतना बोल आकाश एटीट्यूड से वहां से चला जाता है। मोनी और मानसी एक दूसरे को देखकर सर हिलाते हुए बोले, टॉम एंड जेरी। इत्ती साइड में जाकर आहार्य को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। इत्ती अपनी फोन स्क्रीन को उदासी से देखने लगती है। तभी उसे कुछ शोर सुनाई देता है। वो पीछे पलटकर देखती है तो सीढ़ियों से प्रेक्ति और शिवाय एक दूसरे का हाथ थामे आ रहे थे और सब उन्हें ही देखकर हूटिंग कर रहे थे। वो स्माइल करते हुए सबके पास जाती है और हूटिंग करने लगती है। शिवाय और प्रेक्ति नीचे आते हैं। प्रेक्ति खुशी से चारों तरफ देखती है। कैसा लगा आपको? इत्ती उसके पास जाते हुए बोली। लाइक ड्रीम, ये सब तुमने किया? प्रेक्ति आंखों में खुशी की चमक लिए पूछती है। इत्ती उसके गले लगते हुए उसके कान में बोली, हाँ ये वाला मैंने करवाया है, लेकिन बेडरूम वाला तो भाई सा का ही आइडिया होगा। बोल वो उससे दूर हो जाती है। प्रेक्ति उसे घूरने लगती है। उसे खुद को घूरता देख इत्ती शिवाय से बोली, भाई सा देखो आपकी बीवी कैसे आपकी छोटी को घूर रही है। मुझसे मत बोलो कुछ, मुझे बीच में फंसा कर एंड में तुम दोनों टीम अप हो जाते हो। शिवाय अपने लास्ट एक्सपीरियंसेस को याद करते हुए बोला।
उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। भवानी सिंह राणा सिंह से पूछते हैं, जमाई सा नहीं कब तक आएंगे? आहार्य का जिक्र आते हैं इतनी उदासी से अपने फोन की तरफ देखती है। आहार्य ने उसे कॉल बैक नहीं किया था। इत्ती का उदास फेस देखकर शिवाय को आहार्य पर और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। हाँ, उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मे बी वो नहीं आएंगे, राणा सिंह जी उन्हें जवाब देते हैं। ओ अच्छा। भवानी सिंह जी सहमति में सर हिलाते हैं। उन्हें आहार्य का काम के लिए डेडिकेशन पता था। और मोहिनी जी वो भी नहीं आई? मेघा जी पूछती है। वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तेजस्वी जी स्माइल के साथ जवाब देती है। इत्ती किसी को कुछ इशारा करती है। कुछ ही देर में 2 वेटर्स एक ट्रॉली लेकर आते हैं। उस पर 4 लेयर का एक खूबसूरत सा केक था। प्रेक्ति उस केक को देखते हुए खुशी से बोली, वाओ माय फेवरेट, और इत्ती को हग कर लेती है। इत्ती उसे बैक हग करते हुए बोली, वेल थैंक्स फॉर द हग बट मुझे नहीं, अपने पति को दीजिए। प्रेक्ति एक्साइटेड होते हुए बोली, शिवाय ये आपने मंगवाया है। मुझे आप जैसे अनरोमांटिक इंसान से ऐसी उम्मीद नहीं थी। लास्ट लाइन बोलकर वो अपनी जीभ काट लेती है। उसने एक्साइटमेंट में बोल दिया था, क्या मतलब मैं क्या तुम्हारे लिए एक केक भी नहीं ला सकता? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये केक मैंने खुद बनाया है, शिवाय उसे घूरते हुए बोला। उसकी बात सुनकर प्रेक्ति के साथ साथ बाकी सब भी हैरान रह जाते हैं। सबसे ज्यादा हैरान तो इत्ती की फैमिली थी, क्योंकि उन्हें पता था शिवाय को कुछ भी बनाना नहीं आता। थैंक यू सो मच शिवाय। प्रेक्ति इमोशनल होते हुए उसे हग कर लेती है। अरे भाई सा, आप अकेले अकेले क्रेडिट क्यों ले रहे हो? ये भी तो बताइए, मैंने आपकी कितनी हेल्प की है? इत्ती नाराजगी से बोली। हाँ, इसने भी काफी हेल्प की है, इस केक के सारे इंग्रेडिएंट्स टेस्ट करने में और मेरा काम बढ़ाने में, शिवाय कहता है। ओ, मुझे तो शौक ही लग गया था, मेघा जी इत्ती को चिढ़ाते हुए बोली। वैसे मेघा जी, शौक तो मुझे भी लगा था, शिवराज जी भी मेघा जी की बात से एग्री होते हुए बोले। एक तो मैंने इतनी मेहनत की और यहाँ किसी को मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, इत्ती नाराजगी से बोली। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने, इसलिए कह रहा हूँ कि वापस चलो, राणा सिंह जी मौके का फायदा उठाते हुए बोले। तुम मेरी राजकुमारी को भड़काओ मत, भवानी सिंह उन्हें अपनी लाठी दिखाते हुए बोले। माहौल काफी खुशनुमा था। प्रेक्ति और शिवाय केक कट करते हैं और सबसे पहले एक दूसरे को खिलाते हैं। इत्ती केक का एक पीस टेस्ट करते हुए बोली, भाई सा, आपको और मेहनत की जरूरत है। हाँ शिवाय, इट्टी इज राइट, प्रेक्ति केक खाते हुए बोली। शिवाय उन दोनों की देखता है जो केक खाए भी जा रही थी और उसकी कमियां भी निकाले जा रही थी। महल के बाहर एक कार आकर रुकती है। मानव चौपर, डायरेक्ट यहाँ भी तो लैंड हो सकता था, तो तुमने एयरपोर्ट से कार से आने का क्यों डिसाइड किया? रोहित बैक सीट पर बैठे मानव को देखते हुए बोला। तुम्हें वो सब सोचने की जरूरत नहीं है। इतना बोल मानव कार का डोर ओपन कर बाहर आता है और अपने आंखों में कई सारे इमोशंस लिए उस महक को देखने लगता है। वहाँ काफी सिक्योरिटी थी। महल को देख लिया हो तो अपने डैड को भी देख लो, कोई उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। डैड, आई मिस्ड यू सो मच। मानव उस आदमी को गले लगा लेता है। उस आदमी ने एक यूनिफॉर्म पहन रखी थी, उसके ब्रोच पर हेड लिखा हुआ था। मानव उनसे अलग होते हुए अंदर जाने लगता है, लेकिन गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। मानव की पर्सनालिटी काफी रईस मालूम हो रही थी, लेकिन वो किसी भी अननोन को अंदर जाने नहीं दे सकते थे। मानव गुस्से से जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है कि वो अधेड़ उम्र का आदमी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उन गार्ड्स से बोला, ही इज माई सन। सॉरी सर। इतना बोल वो लोग डोर ओपन कर देते हैं। रोहित तो एक टक उस आलीशान महल को देखें जा रहा था। वो होश में आते हुए जल्दी से मानव के पीछे जाता है।
डोंट माइंड मानव, एक्चुअली सब न्यू है तो किसी ने तुम्हें पहचाना नहीं। आई नो डैड, एंड मुझे बस उससे मिलने की जल्दी है, इसलिए मुझे उनके रोकने से गुस्सा आ गया था। इतना कहकर वो तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। उसकी बात सुनकर उस आदमी के फेस पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। इधर ऋतिक डरते हुए मिरर से बैक सीट पर बैठे आहार्य को देखकर मन में बोला, बस जल्दी से ये शैतान अपनी बीवी से मिल ले, तब जाकर मेरी लाइफ में थोड़ा सुकून आएगा। पिछले एक हफ्ते से इनका गुस्सा झेल रहा हूँ, आज तो हद ही हो गई। आहार्य ने आज बैक टू बैक काफी सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स अटेंड की थी। न उसने खुद ब्रेक लिया था, न ऋतिक को लेने दिया था। ड्राइव फास्ट, आहार्य ड्राइवर से सख्त आवाज में बोला। ड्राइवर डरते हुए स्पीड मीटर को देखता है जो ऑलरेडी 140 शो कर रही थी। सर, डू एज आई सेड, आहार्य उसकी बात को काटते हुए बोला। उसे जल्दी से जल्दी अपनी वाइफ के पास पहुंचना था, जिसे देखने के लिए वो एक वीक से तड़प रहा था। मानव जैसे ही मेन डोर पर कदम रखता है, उसकी नज़र भीड़ के बीच में इत्ती पर जाती है, जो हंसते हुए शिवाएं और प्रेक्ति का डांस एंजॉय कर रही थी। उसके कदम थम जाते हैं। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, इनफैक्ट उसके हाथ भी शिवर कर रहे थे इतने सालों बाद अपने प्यार को देखकर। तुम बिल्कुल वैसी हो, मानव धड़कते दिल के साथ मन में कहता है। भावेश जी उसके कंधे को थपथपाते हुए बोले, अंदर चलो। अचानक ही भवानी सिंह जी की नज़र गेट पर खड़े 3 लोगों पर जाती है। भावेश, तुम इस वक्त यहाँ कोई इमरजेंसी है? और ये दोनों कौन है? वो अपनी रौबदार आवाज में बोले। उनकी आवाज सुनकर सबकी नज़र उस तरफ जाती है। नो सर, एवरीथिंग इज ओके। भावेश जी बेहद रिस्पेक्ट से उन्हें रिप्लाई कर उनके पास आते हैं। उनके पीछे रोहित और मानव भी थी। मानव की नज़र सिर्फ इत्ती पर थी। इत्ती भी उसके फेस को गौर से देख रही थी। उसे उसका फेस कुछ जाना पहचाना लग रहा था। शिवाय कुछ पल उसका चेहरा ध्यान से देखता है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो उसके पास जाकर उसे गले से लगाते हुए बोला, मानव राइट? भावेश जी मुस्कुराते हुए बोले, लो शिवाय सर ने मुझसे पहले ही इंट्रो दे दिया। उनकी बात सुनकर इत्ती के फैमिली के फेस पर स्माइल आ जाती है। इत्ती की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन कुछ सोचकर वो एटीट्यूड में खड़ी रहती है। मानव उसके हर एक्सप्रेशंस नोटिस कर रहा था। तुम्हारी नाराज होने की अदा अभी भी वैसी ही है, वो मन ही मन सोचता है। इत्ती एटीट्यूड से दूसरे साइड देख रही थी। भवानी सिंह जी खुशी से मानव के शोल्डर्स थपथपाते हुए बोले, आप तो काफी हैंडसम हो गए हो बरखुरदार। मानव मुस्कुरा देता है। भवानी सिंह जी राणा सिंह जी को बताते हुए बोले, ये भावेश का बेटा है मानव। सालों पहले ये पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया था। राणा सिंह जी स्माइल के साथ मानव की देखते हैं। मानव उन्हें सर हिलाते हुए ग्रीट करता है। उसके बाद मानव इत्ती के फैमिली मेंबर्स से मिलता है। प्रेक्ति कंफ्यूजन में उसे देख रही थी। शिवाय उसकी कंफ्यूजन दूर करते हुए बोला, प्रेक्ति ये मानव है, मैंने तुम्हें बताता था ना, हम बचपन में साथ खेलते हैं। ओह हाँ, याद आया, प्रेक्ति मुस्कुराते हुए बोली। सबसे मिलने के बाद मानव इत्ती की तरफ कदम बढ़ा देता है और इत्ती के सामने आकर उसके कान पकड़ते हुए बोला, सॉरी प्रिंसेस। बुद्धू, तुम अभी तक इतना नहीं सीखे कि सॉरी बोलते वक्त अपने कान पकड़ते हैं, दूसरों के नहीं। इत्ती बिना उसे देखकर कहती है। उसका फेस अभी भी दूसरी तरफ था। ऐसा करके वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी। हाँ आई नो, मैं बुद्धू हूँ, अब तुम्हारे जितना दिमाग थोड़ी ना है मेरे पास। इतना बोल मानव अपने दोनों कान पकड़ लेता है। रोहित अपने बॉस कम दोस्त को देख रहा था, जो हमेशा सीरियस रहता था। आज वो कंटिन्यू स्माइल किए जा रहा था, यहाँ तक कि ऐसी बच्चों जैसा एक्ट कर रहा था। इतनी जल्दी से उसे हग कर लेती है। मानव भी उसे हग कर लेता है।
इत्ती की फैमिली उन्हें स्माइल करते हुए देख रही थी। उन्हें पता था दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कोई था जिसकी आंखें ये सब देखकर गुस्से से लाल हो गई थी। आहार्य जो अभी ही यहाँ आया था, सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें जल उठी थी। वो काफी गुस्से में अपनी बीवी को देख रहा था, जिसके लिए वो इतना तड़प रहा था। वो किसी और के साथ इतनी खुश है। ये सब सोचते हुए उसकी हाथों की मुट्ठी कस जाती है। ऋतिक जब सामने का नजारा देख डरते हुए आहार्य को देखता है। आहार्य तेज कदमों से दोनों के पास जाता है और झटके से इत्ती को मानव से दूर कर अपनी बाहों में जकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत! मानव गुस्से से बोलने ही वाला होता है, लेकिन आहार्य को देखकर कुछ पल थम जाता है। इत्ती जो आहार्य के सीने में पूरी तरह से छिप गई थी, वो अपना सर उठाकर उसके चेहरे को देखती है। इत्ती डरते हुए अपना स्लीवा गटक लेती है। हाउ डेयर यू टू टच माई वाइफ! आहार्य बेहद सख्त लहजे में बोला। मानव जो पहले शॉक्ड था, अचानक से अपने आइडियल को अपने सामने देखकर वो वाइफ वर्ड सुन जैसे किसी ट्रांस से बाहर आता है। वाइफ! मानव रिपीट करते हुए बोला। हाँ मानव, ये इत्ती के हस्बैंड है, आहार्य सिंह राजपूत, भवानी सिंह जी उसे बताते हुए बोले। मानव यह नाम सुनकर सुनते ही आहार्य को और ज्यादा जलन, इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। उसकी पकड़ इत्ती पर कस जाती है। मानव एकटक इत्ती और आहार्य की देख रहा था, जो एकदम परफेक्ट कपल लग रहे थे। उसे अपना सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस हो रहा था। भावेश जी और रोहित उसकी हालत बखूबी समझ रहे थे। और जमाई सा ये मानव है। आई डोंट केयर जो भी हो, लेकिन इसे कोई हक नहीं है मेरी वाइफ को ऐसे गले लगाने का। आहार्य उनकी बात बीच में काटते हुए बोला। उसकी बात सुनकर मानव अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। सब काफी सहम गए थे, क्योंकि आहार्य के एक्शन से पता लग रहा था कि वो काफी गुस्से में है। लेकिन इत्ती कुछ बोलती, आहार्य उसे अपनी लाल आंखों से घूर कर देखता है। इत्ती घबराते हुए चुप हो जाती है। आई थिंक अब तुमने काफी एंजॉय कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू गो होम वाइफी, जहां मैं हूं यानी तुम्हारा पति। इतना बोल वो मानव को एक नजर देख इत्ती को वहां से ले जाता है। न इत्ती और न ही किसी और ने उसे रोकने की हिम्मत की। शिवाय ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता न आहार्य इत्ती को हर्ट नहीं करेगा, और आज प्रगति और उसका स्पेशल डे था और वो दोनों रिश्तों को इक्वली बैलेंस करके रखता था। मानव को अपना दिल बहुत भारी महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी सबसे कीमती चीज उससे दूर ले गया हो। जयपुर। आहार्य की कार महल के बाहर आकर रुकती है। आहार्य कार से बाहर आता है और तेज कदमों से महल के अंदर चला जाता है। इत्ती भी जल्दी से कार से बाहर आती है और सुकून की एक गहरी सांस लेती। पूरे रास्ते आहार्य ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा था और न ही इत्ती ने उससे कुछ बोलने की हिम्मत की थी। है ये क्या, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। एक तो इतने दिनों के बाद मिले, ये नहीं कि अपनी बीवी की थोड़ी खैर खबर ले लूं। इनका तो मुंह ही बना हुआ है, इत्ती बड़बड़ाते हुए बोली। और इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे डराने की? इन्हें क्या लगता है मैं डर गई? अभी बताती हूँ इनको। खुद को हौसला देकर इत्ती भागते हुए अंदर जाती है। आहार्य और इत्ती का रूम। आहार्य गुस्सा में अपना कोट उतार कर सोफे पर पटकता है और अपने फोरहेड को रब करने लगता है। उसके दिमाग में बार बार इत्ती और मानव का वो हग वाला सीन आ रहा था, जिससे उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। इत्ती भागते हुए रूम में आते ही बोली, आप इतने गुस्से में क्यों हैं और आपकी हिम्मत? लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले आहार्य जो दूसरी साइड फेस करके खड़ा था, तो उसकी आवाज सुनकर पलटता है। उसका स्ट्रिक्ट और कोल्ड फेस देख इत्ती की बोलती बंद हो जाती है। वो जितनी भी हिम्मत करके आई थी, वो एक ही पल में हवा हो जाती है। रुक क्यों गई? अपनी बात पूरी करो, आहार्य इंडिसेंट वॉइस में बोला। उसका कोल्ड फेस देख इत्ती की बोलती बंद हो जाती है।
उसे चुप देख आहार्य को उस पर और ज्यादा गुस्सा आता है। वेट, कहीं तुम एक वीक में भूल तो नहीं गई थी कि तुम्हारा कोई पति भी है हम्मम, और अब याद आते ही तुम्हें पछतावा हो रहा है कि तुम्हारा कोई पति भी है। उसकी आवाज में एक सार्केज्म था। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इतनी धीमी आवाज में बोली। अब भी तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ हम्मम, जबकि पिछले एक हफ्ते से तुम्हें बिल्कुल याद ही नहीं आया कि तुम्हारी लाइफ में अब मैं भी एग्जिस्ट ही करता हूँ। तुम खुश थी मेरे बिना और अब मेरे सामने तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आहार्य चिल्लाते हुए बोला। इतनी सहम जाती है। तुम्हारी ये चुप्पी मुझे और ज्यादा गुस्सा दिला रही है। तुम्हारी ये खामोशी मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। आहार्य उसके आर्म्स को पकड़ते हुए बोला। ऐसा कुछ नहीं है, आप ज्यादा सोच रहे हैं। इतनी सहमी हुई आवाज में बोली। अच्छा, तो इतने दिन से तुम्हारे पास टाइम नहीं था कि तुम मुझसे बात कर सको, या तुम्हें मैं याद ही नहीं था हम्मम? आहार्य अपने डांट पीसते हुए बोला। वो जब भी आप मुझे कॉल करते थे तब कोई ना कोई मेरे पास होता था, कभी भाभी सा, कभी मासा, या कभी कोई और फैमिली मेंबर, और अब मैं उनको इग्नोर तो नहीं कर सकती थी ना? इत्ती उसे समझाते हुए बोली। उसका ये कहना था कि आहार्य टेबल पर रखा फ्लावर वास उठाकर फ्लोर पर फेंकते हुए चिल्लाते हुए बोला। तो इसका मतलब तुम मुझे इग्नोर करोगी क्या? मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ या तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? इतनी डर कर 2 कदम पीछे हो जाती है। उसे भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो थोड़ा डर और थोड़ा रोते हुए बोली, आप मुझे हर्ट कर रहे हैं, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। बोल वो वहां से जाने लगती है। आहार्य उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींचते हुए बोला। तुम्हें अभी भी एहसास नहीं है तुमने क्या किया है हम्मम? उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। हाँ, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि मैंने कुछ गलत किया है। आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। आप मुझे जबरदस्ती वहां से ले आए, सब क्या सोच रहे होंगे? और मानव, उसका नाम भी मत लेना, वरना मुझे भी नहीं पता कि मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा या नहीं। आहार्य उसकी बात बीच में काट कर बेहद सख्त लहजे में बोला। क्यों न लूं? एक तो वो इतने सालों बाद आया और आपने उसके साथ कितना बुरा बिहेव किया। इतनी गुस्सा करते हुए बोली। बुरा बिहेव? सीरियसली? उसने तुम्हें हाथ कैसे लगाया? तुम मेरी वाइफ हो और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई गैर मेरी वाइफ को नजर उठाकर भी देखें। आहार्य उस पर तेजी से चीखते हुए बोला। ये उसका इत्ती के लिए बेइंतहा प्यार ही था कि इतने गुस्से में होने के बाद भी वो इत्ती को हर्ट नहीं कर पा रहा था। ओ, तो मेन बात ये है, वो जस्ट मेरा फ्रेंड है जो कि इतनी सालों बाद आया था। आप कुछ ज्यादा ही ओवर पोजेसिव रिएक्ट कर रहे हैं। इत्ती बोली। ओवर पोजेसिव? मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ कि मेरी वाइफ मेरे सामने अपने पहले क्रश को हग करे और मैं बस खड़ा होकर देखता रहूं। आपको हुआ क्या है? क्या आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? और जस्ट हग ही था उस पर आप। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है और न ही मुझे आपसे कोई बात करनी है। इत्ती अपने हाथों को छुड़ाते हुए बोली। उसके हक करने पर तो तुम बहुत खुश थी, अब तुम्हें मेरा छूना भी दर्द दे रहा है हम्मम? आहार्य उसे और ज्यादा अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला। उसकी बात सुनकर इत्ती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। तुम्हें पता है, तुम्हें अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है। अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के बजाय तुम अपनी गलती को सही प्रूव कर रही हो। बट तुम्हें अपनी गलती रियलाइज करनी होगी। इतना बोल आहार्य उसे झटके से खुद से अलग करता है और रूम से बाहर जाने लगता है, लेकिन फिर रुककर बिना पीछे मुड़े बोला। आज से तुम वहां कभी नहीं जाओगी। BCZ, आई डोंट ट्रस्ट यू। क्या पता नेक्स्ट टाइम तुम मेरा नाम भी भूल जाओ। इतना बोल वो रूम से बाहर चला जाता है। इत्ती की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके जाते ही वो तेज तेज रोने लगती है। सिरोही एनिवर्सरी पार्टी खत्म हो गई थी। सब अपने अपने रूम में चले गए थे।
शिवाय और प्रेक्ति का रूम। पूरा रूम कैंडल्स एंड फ्लावर्स से डेकोरेट था। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग शिवाय। प्रेक्ति शिवाय एक दूसरे की हक करके खड़े थे। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे समझने के लिए, मेरा हमेशा साथ देने के लिए और मेरी सारी ओवर थिंकिंग एंड फ्रस्ट्रेशन सुनने के लिए। यू आर नॉट जस्ट माई वाइफ, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। शिवाय मुस्कुराते हुए उसे और कसकर हक कर लेता है। उफ, इतनी तारीफ कहीं, मुझे भी आपकी तरह डायबिटीज न हो जाए। प्रेक्ति हक ब्रेक करते हुए बोली। अब मेरी पूरी तारीफ के काबिल है। शिवाय ने इतना कहा ही था कि प्रेक्ति अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, शिवाय मैंने कितनी बार कहा है मुझे इस नेम से मत बुलाया कीजिए, कितना अजीब है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद और आपकी वजह से इतनी भी मुझे पुरु भाभी कहकर टीज करती रहती है। अच्छा तो है पुरु डार्लिंग। शिवाय उसे और ज्यादा टीज करते हुए बोला। ई डोंट कॉल मी दैट। प्रेक्ति इरिटेट होते हुए बोली। बट शिवाय उसे कंटिन्यू टीज कर रहा था, उसे प्रेक्ति को प्रोवोक करने में काफी मजा आता था। ओक मैं पुरु तो आप मेरे सुरु, बोल वो तेज तेज हंसने लगती है। वाओ शिवाय, कितना अच्छा नाम है न सुरु, मैं इत्ती की बताऊंगी उसे भी पसंद आएगा। पुरु भाभी सा के सुरु भाई सा, वाओ क्या परफेक्ट मैच, सुरु सुरु सुरु। प्रेक्ति हंसते हुए बार बार रिपीट करने लगती है। वेट व्हाट सुरु, ये क्या है, जो भी हो एकदम बकवास है, एकदम गर्लिश। शिवाय उसके मुंह पर हाथ रख उसका मुंह बंद कराते हुए बोला, क्योंकि वो बार बार सुरु रिपीट किए जा रही थी। लेकिन प्रेक्ति तो जैसे पागल ही हो गई थी और वो मुंह कवर होने के बाद भी घुटी हुई आवाज में बोलने की कोई कोशिश कर रही थी। ओक मैं आज से तुम्हें पुरु नहीं बोलूंगा, तुम भी मुझे सुरु नहीं बोलोगी। शिवाय हार मानते हुए बोला और उसके मुंह से अपना हाथ हटा लेता है। हाँ अब आए न लाइन पर, प्रेक्ति उसे घूरते हुए बोली। हाँ तभी तो कहते हैं नेवर मेस विथ योर वाइफ। शिवाय अपने हैंड्स अप करते हुए बोला। प्रेक्ति अपने हाथों को गन शेप देते हुए उसे शूट करने का एक्ट करती है और फिर अपनी उंगलियों के एंड पर फूंक मारते हुए बोली, बीसीजेड वाइफ इज द बॉस। शिवाय अपने सीने पर हाथ रखते हुए दर्द का नाटक करते हुए बोला, फॉरगिव योर स्लेव हस्बैंड। यू आर फॉरगिवन। प्रेक्ति एटीट्यूड से बोली। फिर दोनों हंसते हुए एक बार फिर एक दूसरे को हग कर लेते हैं। आई लव यू सो मच प्रेक्ति शिवाय, दोनों एक साथ कहते हैं। एक कार एक बंगलो के आगे आकर रुकती है और मानव बिना कुछ बोले कार से बाहर निकलकर बंगलो के अंदर चला जाता है। भावेश जी और रोहित कार से बाहर आते हैं और मानव के पीछे जाते हैं। मानव ने तब से एक वर्ड भी नहीं कहा था। मानव एटलीस्ट कुछ तो बोलो, मुझसे शेयर करो, तुम्हें कैसा फील हो रहा। रोहित लिविंग हॉल में आते हुए बोले। भावेश जी उसके पीछे थे। मानव जो स्टेयर्स से ऊपर जाने वाला था वो रुक जाता है और पीछे मुड़कर बोला, फीलिंग? मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। BCZZ आई एम डाइंग इनसाइड। उसकी आवाज में दर्द था, बेहिसाब दर्द, क्योंकि एक झटके में उसका सब बर्बाद हो गया था। मानव अब तुम उसे भूल जाओ। भावेश जी अपने बेटे की तकलीफ महसूस कर अपना दिल कड़ा कर बोले। भूल जाऊं? इतना बोल मानव हंसने लगता है और तेज कदमों से नीचे आकर वहां रखी टेबल को उठाकर फेंकते हुए चिल्लाकर बोला, भूल जाऊं? कितनी आसानी से कह दिया कि भूल जाऊं। मानव बिहेव। भावेश जी उसके पास जाते हुए बोले, दूर दूर रहिए आप, ये सब आपकी वजह से हुआ है डैड, अगर आप मुझे बता देते तो मैं उसकी शादी कभी नहीं होने देता। मानव गुस्से से चीखते हुए बोला। इसीलिए नहीं बताया। भावेश जी मानव से सख्त आवाज में बोले। डैड आप हमेशा से जानते थे कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, उसी के लिए मैंने इतनी मेहनत की। बोल मानव घुटनों के बाल बैठ जाता गई और फिर फ्लोर पर कंटिन्यू पंच करते हुए बोला, आपको पता भी है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बचा ही नहीं है मेरा दिल जैसे कुछ फील ही नहीं कर पा रहा है।
भावेश जी और रोहित उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मानव उन्हें दूर ढकेल कर देता है। उसके हाथ बुरी तरह से खून से सन गए थे। उसका चेहरा और आंखें गुस्से से लाल थी। आई नो मानव, तुम बहुत हर्ट हो, बट अब इत्ती की शादी हो गई है, तुम उसे भूल जाओ। भावेश जी कामली मानव को समझाते हुए बोले। उनकी बात सुनकर मानव को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खोलता हुआ तेल उसके कान में डाल दिया हो। वो अपने जख्मी हाथों की कस कर मुट्ठी बना लेता है। वो बिना कुछ बोले तेज कदमों से अपने रूम में चला जाता है। अंकल, आपने ये ठीक नहीं किया, रोहित गुस्से और उदासी से भावेश जी से बोला। भावेश जी बिना कुछ जवाब दिए वहां से चले जाते हैं। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर टूट तो वो भी गए थे। जयपुर। आहार्य के जाने के बाद इत्ती तेज तेज रोने लगती है। कुछ देर बाद जब वो थोड़ी शांत होती है तो चिढ़ते हुए बेड पर बैठ जाती है। अब उसे गुस्सा आ रहा था। जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो मैं क्यों कुछ रियलाइज करूं? एक तो मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए और खुद पता नहीं कहाँ चले गए। इत्ती पिलो को तेजी से मोड़ते हुए बोली। वो इधर उधर देखती है तो उसका फोन फ्लोर पर पड़ा था। वो जल्दी से अपना फोन उठाकर आहार्य को कॉल करती है, लेकिन आहार्य कॉल रिसीव नहीं करता। इत्ती को काफी गुस्सा आता है और वो फोन स्क्रीन को घूरते हुए बोली, एक तो इतना लंबा चौड़ा फोन कॉल पर लेक्चर दिया और अब खुद फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। और यही काम मैं करूं तो मैं गलत, सबको बस मुझे लेक्चर देना आता है। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बड़बड़ाते हुए वो आहार्य को कॉल किए जा रही थी, लेकिन आहार्य उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। अब तक इत्ती ने उसे 46 कॉल्स कर दिए थे। फिर उन कॉल्स का स्क्रीनशॉट लेकर उसके नीचे कैप्शन लिखती है, सी आपने तो एक वीक में इतने कॉल्स किए थे, मैं एक में, लेकिन आपने रिसीव नहीं किए। आहार्य को मैसेज सेंड कर इत्ती उसका नंबर ब्लॉक कर देती है और बेड पर लेटकर आहार्य के बारे में सोचने लगती है। इधर आहार्य उसी पहाड़ पर कार के बोनट पर लीन होकर खड़ा था। उसके हाथ में उसका फोन था जिसे वो बिना किसी इमोशन के देख रहा था। एज एक्सपेक्टेड, इतना बोल वो अपने फोन को ऑफ कर देता है।